दोस्तों, कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम पत्नी। ये कहानी का पार्ट 22 है। पार्ट 21 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। साक्षी पर हुए जानलेवा हमले के बाद आरव ने हर हाल में उसे बचा लिया और रंभा के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। अस्पताल में दोनों का प्यार पहले से और भी ज़्यादा गहरा हो गया। यहाँ तक कि साक्षी के लिए आरव का भगवान पर भी विश्वास लौट आया। घर आने के बाद पूरा परिवार उसकी देखभाल में जुट गया, लेकिन जैसे ही सिर की पट्टी हटी, कटे हुए बाल देखकर साक्षी पूरी तरह से टूट गई। तब आरव ने बेशर्त प्यार और नेहा की समझदारी ने उसका खोया हुआ आत्मविश्वास और मुस्कान दोनों वापस लौटा दिया। अब कहानी में आगे हर कोई घर में खुश था, क्योंकि साक्षी खुश थी और साक्षी की इस खुशी का कारण आरव का उसके लिए प्यार था। आज ठीक होने के बाद पहली बार वह अपने मामा मामी के घर गई थी। शादी वाले दिन वह अपनी भाभी से मिल नहीं पाई थी, इसीलिए आज उसने मिलकर और 2 दिन वहां रहकर वापस आई थी। रात को आरव घर आया। उसने सबको बताया कि अपने ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट को संभालने के लिए उसे 15 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। साक्षी हैरानी से आरव की तरफ देखने लगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तो अब बता रहा हूँ ना, अभी अभी प्लान बना है। फिर शिवम की तरफ देखते हुए बोला, भैया जाने वाले थे लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं। साक्षी चुपचाप खाना खा रही थी। उसे आरव पर गुस्सा आ रहा था और वह बिल्कुल भी अभी उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। उसे आरव की आदत हो गई थी। 2 दिन मामा के घर रहकर उसने आरव को कितना मिस किया था, वह सिर्फ वही जानती थी। उसने मामा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आरव की याद में भागी भागी वापस आ गई थी। और यहाँ आरव उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा था। साक्षी को इस तरह उदास देखकर शिवम आरव से बोला, आरव, एक काम क्यों नहीं करते? साक्षी को भी अपने साथ ले जाओ। विदेश में कोई तुम्हारे साथ भी होगा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं रहेगी। शिवम की बात सुनते ही साक्षी की बत्ती सी सबको नजर आने लगी। वह बहुत उम्मीद भरी नज़रों से अब आरव को देखने लगी। साक्षी इस बात से अनजान थी कि शिवम ये बातें खुद नहीं बोल रहा था, बल्कि आरव ने ही पहले ही उसे समझाया था कि डाइनिंग टेबल पर यही बात करनी है। आरव साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, चलोगी ऑस्ट्रेलिया में? मुझे परेशान नहीं करोगी? साक्षी ने गर्दन को गोल गोल हिलाकर हाँ कर दिया। आरव ने उसकी बार बार हिलती हुई गर्दन को रोकते हुए खाने की तरफ इशारा किया। तो फिर खाना खाओ। आरव ने शिवम की तरफ देखा। शिवम मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। नेहा उन दोनों को देखकर समझ चुकी थी कि आखिर बात क्या है। अब वो आरव को छेड़े बिना कैसे रहती। वह झट से बोली, आरव, मैं क्या सोच रही थी, मैं भी चलती हूँ साथ में। क्या है ना, तुम तो काम में बिजी रहोगे, साक्षी अकेले कमरे में बोर हो जाएगी। मैं रहूँगी तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे। क्यों साक्षी? साक्षी खुशी से बोली, चलो ना, मज़ा आएगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं, पिंकी तुम भी हमारे साथ चलो। यह कहते हुए साक्षी ने पिंकी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। अब घूमने और शॉपिंग की बात हो तो भला कौन सी लड़की मना करती। पिंकी की आंखों में भी चमक आ गई। उसने झट से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कब चलना है बताओ। आरव, विक्रम और शिवम तीनों हैरानी से अपनी अपनी बीवियों को देख रहे थे। तीनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पति क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। घूमने और शॉपिंग के नाम पर तीनों पहले से ही खुश हो चुकी थी। तभी महेंद्र जी ने तीनों के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, सब यहीं रहेंगे और आरव को जाने दो। साक्षी जाएगी, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और तुम लोगों को अगर कहीं जाना है तो अपने अपने पति से कहो, वे तुम्हें घुमाने के लिए ले जाएंगे। महेंद्र जी की बात सुनते ही नेहा और पिंकी का चेहरा उतर गया। उधर आरव ने राहत की सांस ली। आखिरकार अब वो सिर्फ साक्षी के साथ ही जा सकता था। उसे नेहा और पिंकी को अपने साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। साक्षी कमरे में पहुंचते ही अपना सूटकेस निकाल लाई और उसमें कपड़े रखने लगी। हम कब जा रहे हैं? अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स सूटकेस में रखते हुए उसने पूछा।
कल रात को निकलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो दिन में भी थोड़ी शॉपिंग भी हो कर लूँगी। ये कहते हुए उसने अपनी जीन्स, स्कर्ट्स और बाकी सभी वेस्टर्न कपड़े सूटकेस में रखने शुरू कर दिए। आरव की नज़र जैसे ही उन कपड़ों पर पड़ी, वह तुरंत उठकर उसके पास गया और एक एक करके सारे कपड़े सूटकेस से निकाल कर बेड पर रख दिए। ये क्या किया आपने? साक्षी अपने कपड़ों को समेटते हुए बोली। आरव ने उन कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नहीं ले जा सकती। मगर क्यों? हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और वहाँ मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना। हाँ पहनती हूँ, और मुझे तुम्हारे ऐसे कपड़ों से कोई परेशानी भी नहीं है। आरव की बात सुनकर साक्षी ने फिर से वे कपड़े उठाए और उन्हें सूटकेस में रखने लगी। तो फिर अगर आपको इन कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इन्हें क्यों नहीं ले जा सकती? आरव ने फिर से सारे कपड़े बाहर निकाल कर बेड पर रखते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी हनीमून का ड्रेस कोड होगा, और वो ड्रेस कोड है साड़ी। अपनी साड़ियाँ देखो, और जो जो हल्की साड़ियाँ हैं उन्हें इन सूटकेस में रख दो, और अगर नहीं है तो कल मेरे साथ शॉपिंग पे चलना, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। साक्षी हैरानी से उसे देखने लगी। हनीमून? आपने तो कहा था कि आप अपने बिजनेस के काम से जा रहे हैं। काम सिर्फ 2 दिन का है और हम 15 दिन के लिए जाने वाले हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला। फिर भैया जो कह रहे थे? साक्षी ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, इसका मतलब भैया भी आपसे मिले हुए हैं? आरव ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन को हिला दिया। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहन के जाऊंगी। हनीमून पर भला साड़ी कौन पहनता है? साक्षी की बात सुनकर आरव उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जान, तुम साड़ी में जितनी ज़्यादा सेक्सी लगती हो उतनी वेस्टर्न ड्रेस में भी नहीं लगती। मिस्टर कपूर, साक्षी ने शर्माते हुए उसे जोर से धक्का दिया। आरव सीधे जाकर बेड पर गिर गया। अब दिन ब दिन कितने गंदे होते जा रहे हो, बेशर्मी की भी हद हो गई है, साक्षी ने बनावटी गुस्से से कहा। आरव मुस्कुराते हुए बोला, बेशरम कहो या दीवाना, लेकिन तुम साड़ी ही पहननी है, ये याद रखना। अब अपनी पसंद की साड़ियाँ निकालो और पैक करो। साक्षी ने नखरे दिखाते हुए होठ फुला लिए। पर मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आरव ने उसकी ही नखरे वाली आवाज़ में नकल करते हुए कहा। पर मुझे आती है साड़ी पहनाना, मैं अपनी बीवी को रोज़ अपने हाथों से साड़ी पहनाना चाहता हूँ। इतना कहते ही उसने शरारती मुस्कान के साथ साक्षी की तरफ देखा। साक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसकी झुकी हुई नज़रें और गुलाबी पड़ते गाल देखकर आरव के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। साक्षी को जो जो चीज़ पसंद आती, आरव बिना कुछ सोचे उसे खरीद देता। उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का वो पूरा ध्यान रख रहा था। साक्षी खुशी खुशी अपने हनीमून पर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। भले ही आरव उसे हर समय छेड़ता रहता हो, उसे परेशान करता रहा हो, लेकिन अपने उस खास दिन के लिए दोनों ने खुद को अब तक रोक के रखा हुआ था। अब दोनों के दिल में सिर्फ एक ही उत्साह था, अपने प्यार की नई शुरुआत करने का और एक दूसरे के साथ खूबसूरत यादें बनाने का, और अपने हनीमून को ज़िंदगी का सबसे स्पेशल यादगार सफ़र बनाने का। ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त आरव अपनी बिजनेस डील पूरी कर चुका था। लगभग 18 घंटे लगातार काम करके उसने 2 दिन का काम सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था। अपने साथ अभी सभी वर्कर्स को उसने वापस इंडिया भेज दिया और अब वह अपनी जान साक्षी के पास लौट आया। आज पूरे दिन साक्षी सोती रही। आरव पहले ही कह चुका था कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता वह होटल वापस लौट कर नहीं आएगा। आरव ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही उसने देखा साक्षी मोबाइल हाथ में लिए सो चुकी है। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। आरव उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बड़े प्यार से साक्षी के माथे पर हाथ फेरा और फिर उसने फोरहेड पर हल्का सा किस कर दिया। जिन छोटे छोटे बालों को लेकर साक्षी पहले इतना हंगामा मचाया करती थी, अब वे बढ़कर उसके कंधे तक आने लगे थे। आरव ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और धीरे से पुकारा, जान। आरव की आवाज़ सुनते ही साक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने आरव को देखते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। बिना कुछ कहे उसने अपनी बाहें फैला दी। आरव की
आरव भी पिछले कई घंटों से लगातार जाग रहा था। वो हल्के से मुस्कुराया, ब्लैंकेट खींचकर साक्षी के पास लेट गया और उसकी बाहों के आगोश में सुकून से सो गया। अगली सुबह आरव हाथ में एक खूबसूरत साड़ी लिए बैठा हुआ था, जबकि साक्षी शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहने बिस्तर पर बैठी उसे देख रही थी। मैं खुद पहन लूंगी, साक्षी ने कहा। मैं पहनाऊंगा, आरव ने तुरंत जवाब दिया। मिस्टर कपूर, जान। मिस्टर कपूर, साक्षी ने पेट पकड़ते हुए कहा। जान, आरव ने फ्लाइंग किस करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। साक्षी ने झुंझलाकर अपनी आंखें कस के बंद कर ली। आप बहुत बुरे हो, जान। अभी तक तो मैंने कोई बड़ा कांड भी नहीं किया और तुम पहले ही मुझे बुरा घोषित कर दिया। चलो जल्दी से नहा कर आओ, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। साक्षी उसे घूर कर देखने लगी। उसका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन आरव अच्छी तरह समझ रहा था कि यह गुस्सा सिर्फ दिखावे का है। ठीक है, आरव ने साड़ी सोफे पर रखी और उठते हुए बोला, तुम तैयार हो जाओ। जब हो जाओ तो मुझे बुला लेना। साक्षी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि आरव जिद करेगा, लेकिन वो तो सचमुच जाने लगा था। तो अपनी जान को साड़ी नहीं पहनाओगे? साक्षी ने तुरंत आवाज़ लगाई। आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पहले से ही पता था कि साक्षी उसे जरूर रोकेगी। फिर भी वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, अब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो तो बेचारा मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर कपूर, साक्षी ने हल्की रुहासी आवाज़ में कहा। आरव मुस्कुराया। जाओ जल्दी नहा लो, मैं ही साड़ी पहना दूंगा। बस इतना सुनना था कि साक्षी फौरन उठी और बाथरूम की ओर भाग गई। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि अपनी ही एक्टिंग के जाल में वह खुद फंस चुकी है। लगभग आधे घंटे बाद साक्षी ब्लाउज और पेटीकोट पहने आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव बड़े ध्यान से साड़ी की प्लेट्स बना रहा था। साड़ी पहनाते समय उसकी हर हरकत में अपनापन झलक रहा था। साक्षी कभी आईने में खुद को देखती तो कभी चोरी छिपे आरव को। दोनों की नज़रें जब भी मिलती उनके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती। आरव ने बड़ी सावधानी से साड़ी के प्लेट्स बनाए, उन्हें ठीक से जमाया, फिर पल्लू को सलीके से उसके कंधे पर रख दिया। साड़ी पहनाकर साक्षी पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल तक आरव बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़रें साक्षी के चेहरे पर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह धीरे से उसके करीब आया, उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और बोला, लव यू सो मच। साक्षी मुस्कुरा दी। उसने हल्के से अपनी गर्दन झुका ली, फिर खुद को आरव से अलग करके उसकी तरफ मुड़ी और गले लगाते हुए बोली, मुझे भी आपसे इश्क हो गया है, वो भी बहुत गहरा वाला। आरव ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को प्यार से सहलाया। खुश हो? साक्षी ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। वहीं उसका जवाब था। आरव ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। साक्षी ने भी आंखें बंद कर ली और उस पल को पूरी शिद्दत से वो महसूस करने लगी। आरव ने अपने मोबाइल में एक बेहद रोमांटिक म्यूजिक चला दिया। मधुर धुन पूरे कमरे में फैल गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस संगीत की लय में धीरे धीरे झूमने लगे। यह नज़दीकियाँ जो आरव तो चाहता ही था, साथ में साक्षी भी चाहती थी। यह नज़दीकी जो समेटने लगी थी, हम जिसे पूरी तरह से एक हो जाना कहते हैं। आत्मा और दिल दोनों के पहले ही एक थे, आज उनका शरीर भी एक हो चुका था। शायद दोनों की जिंदगी का यह पल, ये पहला क्षण था जहां एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार था। परिवार, बच्चे, उम्र कुछ भी नहीं था। दोनों के बीच बस मिस्टर कपूर और उनकी जान का संसार था। कुछ देर बाद दोनों सामान्य होकर तैयार होने लगे, लेकिन अब एक नई समस्या शुरू हो चुकी थी। 4 दिन हो चुके थे उन्हें ऑस्ट्रेलिया आए हुए, लेकिन आरव साक्षी को होटल से बाहर कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गया था। कभी गेस्ट एरिया, कभी डाइनिंग हॉल, तो कभी होटल के गार्डन तक, बस वहीं तक। जब भी साक्षी बाहर घूमने की बात करती, आरव किसी न किसी बहाने से उसे मना कर देता। असल में आरव की सिक्योरिटी टीम ने फिलहाल उसे होटल से बाहर जाने की सलाह दी थी। वह साक्षी को कहीं किसी भी तरह से चिंता या डर नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने यह बात उसे छुपा रखी थी। साक्षी इस वक्त आईने के सामने खड़ी पूरी साड़ी की प्लेट्स ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जबकि आरव बेड पर आराम से लेटा उसे देख रहा था।
नहीं होगा तुमसे, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर देता हूँ। आरव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं चाहिए आपकी मदद। साक्षी ने उसे आंखें दिखाते हुए जवाब दिया। आरव बस मुस्कुराकर उसे देखता रहा। साक्षी ने जैसे तैसे साड़ी के पिन लगाए और फिर आईने में खुद को गौर से देखा। उतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ, ठीक ठाक ही हूँ, उसने खुद में ही बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसने अपना पर्स उठाया और उसे कंधे पर टांगा और आरव की तरफ देखते हुए बोली, आप सोए रहिए कमरे में, मैं यहाँ कमरे में बंद रहने नहीं आई हूँ, मुझे तो घूमने जाना है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ गई। उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोलने लगी, तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए हैं। मिस्टर कपूर, साक्षी जोर से चीखी, क्योंकि अगले ही पल आरव ने उसे अनाज की बोरी की तरह अपने कंधे पर उठाकर वापस कमरे के अंदर ले आया था। उसने दरवाज़ा बंद किया और साक्षी को धीरे से सोफे पर बैठा दिया। आधे घंटे तक अच्छे बच्चे की तरह बैठी रहो यहीं पर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और खबरदार, अगर अकेले यहाँ से कहीं भी बाहर कदम रखा तो। साक्षी ने तुरंत अपनी तर्जनी उसकी ओर करते हुए कहा, अब आए ना लाइन पर, पहले ही मुझे ऐसा करना चाहिए था। आरव उसकी उंगली को हल्के से पकड़कर मुस्कुराया और उस तरफ प्यार से एक किस कर दिया। देख रहा हूँ मेरी लाल मिर्च कितनी तीखी हो गई है। फिर उसने साक्षी के गुस्से से लाल हुए गालों पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, गुस्से में भी मेरी जान बहुत प्यारी लगती है। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ चला गया। उधर साक्षी, जो अभी तक उसके सामने बनावटी गुस्सा दिखा रही थी, आरव के बाथरूम में जाते ही अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वह खुशी से उछल पड़ी और कमरे में ही धीरे धीरे नाचने लगी। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान साफ बता रही थी कि उसे आरव का यह प्यार भरा हक जताना मन ही मन कितना अच्छा लग रहा था। आरव और साक्षी इस वक्त अपने हनीमून के बेहतरीन पलों को जी रहे थे। आज सबके लिए कुछ न कुछ शॉपिंग करने के लिए साक्षी आरव के साथ यहाँ के बाजारों में घूम रही थी। बड़े बड़े मॉलों से लेकर स्ट्रीट मार्केट तक साक्षी आज हर जगह घूमना चाहती थी और आरव उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। शॉपिंग बैग्स सिक्योरिटी गार्ड पहले ही उठाकर गाड़ी में रखवा चुके थे। जान, हुआ नहीं तुम्हारा, कितनी शॉपिंग करोगी? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर कपूर, मुझे अपने हनीमून की ढेर सारी यादें लेकर जानी है। कहते हुए साक्षी पलटी और आरव की नाक पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। आरव ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को प्यार से पीछे करते हुए कहा, जान, हनीमून की निशानी यहाँ से खरीदी हुई चीज़ों से ज़्यादा हमारे साथ बिताए हुए पल हैं। शायद ये सामान कभी पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन हमारी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। साक्षी मुस्कुराकर आरव की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, सो रोमांटिक, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। आरव उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला, इतने दिनों की हमारी हनीमून में तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि मैं कितना रोमांटिक हूँ? छी छी, आप बहुत गंदे हो, साक्षी शर्माते हुए बोली। तो आरव हंस पड़ा। आरव उसे वहाँ की एक दुकान में लेकर गया जहाँ लकड़ी के हाथों के बनी हुई बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम रखे हुए थे। साक्षी ने वहाँ से अपने बेडरूम में लगाने के लिए एक खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम पसंद किया। और इसके अंदर कौन सी तस्वीर लगेगी? आरव ने पूछा। साक्षी मुस्कुराकर बोली, हमने यहाँ इतनी सारी तस्वीरें ली हैं, उन्हीं में से कोई एक अच्छी सी फ़ोटो इसमें लगाऊंगी। साक्षी आरव का हाथ थामे पूरे मार्केट में घूम रही थी। अपने इस हनीमून को साक्षी और आरव दोनों ने पूरी जिंदगी के लिए अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपने मोबाइल में सहेज लिया था। घर लौटकर दोनों के बीच प्यार तो पहले भी था, लेकिन अब वो पहले से और भी ज़्यादा गहरा हो चुका था। साक्षी और आरव इंडिया वापस आ गए थे। उन्होंने सभी को अपने साथ लाए हुए गिफ्ट्स दे दिए। 1 महीने बाद आज हनी और बनी यानी कि युग और सौंदर्य के स्कूल का एनुअल डे था। सभी बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि कपूर परिवार के सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए आज दादा दादी को छोड़कर लगभग पूरा परिवार एनुअल डे के में मौजूद था। हनी और बनी अपने सभी दोस्त से साक्षी को मिलवाकर बहुत खुश हो रहे थे। यह पहली बार था जब वे किसी दोस्त को अपनी मम्मी से मिलवा रहे थे, वरना अक्सर वे अपने दोस्तों को उनकी मम्मियों के साथ देखा करते थे। अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखकर आरव भी बहुत खुश था।
साक्षी हनी और बनी को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। यह बात आरव भी जानता था और घर के बाकी लोग भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्चों को भी यह बात का एहसास था कि उनकी मम्मी उन्हें बहुत चाहती है। अक्सर बच्चे सौतेली माँ को आसानी से स्वीकार नहीं करते, लेकिन यहाँ हनी और बनी के लिए साक्षी रंभा से कहीं ज़्यादा अच्छी माँ थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और साक्षी और आरव के बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ती जा रही थी। साक्षी अब अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान देने लगी। शादी, एक्सीडेंट और हनीमून के चक्कर में उसने अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन आरव को और अपने पापा से मिली हुई वार्निंग के बाद उसने फिर से अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना शुरू कर दिया। 3 साल बाद आज साक्षी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ था। साक्षी ने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह एक सीए बन चुकी थी, जो वह हमेशा से बनना चाहती थी। साक्षी की इस शानदार कामयाबी की खुशी में कपूर परिवार में पार्टी रखी गई थी। सभी लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। साक्षी के कॉलेज से लेकर इंटर्नशिप तक के दोस्त, रिश्तेदार और सभी करीबी लोग इस पार्टी का हिस्सा थे। औरतों का एक ग्रुप इस वक्त थोड़ी दूर पर खड़ा कपूर परिवार के बारे में कह रहा था। एक औरत बोली, प्यार करता है, बच्चे साक्षी को भी बहुत प्यार करते हैं। दूसरी औरत बोली, अभी छोटे हैं, उन्हें क्या पता अपनी माँ कौन है और सौतेली माँ कौन है। पहली औरत उनकी बात सुनकर बोली, पहली माँ का प्यार तो इन्हें याद भी नहीं होगा। मुझे लगता है बच्चे अब साक्षी को ही अपनी माँ समझकर प्यार करने लगे हैं। इतना कहकर वो दोनों बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जो इस वक्त बाकी बच्चों के साथ उछल कूद कर रहे थे। वहीं मौजूद एक औरत जिसने बेहद महंगी साड़ी पहन रखी थी और इतने सारे गहने पहन रखे थे, मानो पूरे घर के गहने पहनकर आ गई हो, अपने गले में पड़े हार को उंगलियों से घुमाते हुए बोली, सौतेली माँ है, हम कैसे भूल सकते हैं कि सौतेली माँ कैसी होती है। पहली औरत ने कहा, लेकिन तुमने बच्चों को उसके साथ देखा ना। उस औरत ने फिर जवाब दिया, जब अपना बच्चा नहीं होगा तब तक सभी को दूसरों के बच्चे प्यारे लगते हैं। एक बार जैसे ही अपना बच्चा हो जाएगा, साक्षी को उन दोनों बच्चों से कोई मतलब नहीं रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है, एक दूसरी औरत ने उनकी बात में शामिल होते हुए बोली। जब तक किसी औरत के अपने बच्चे नहीं होते तब तक उसे घर के सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसका अपना बच्चा हो जाता है, उसके लिए दूसरे बच्चे बोझ बन जाते हैं। सभी आपस में बात तो कर ही रहे थे, मगर इस बात से अनजान थे कि खेलते खेलते हनी और बनी उनके काफ़ी करीब आ चुके थे। अब उनकी उम्र 8 वर्ष की हो चुकी थी और वे इतने समझदार हो गए थे कि सामने वाला क्या और किसके बारे में बात कर रहा है। हनी और बनी, जो अब तक पूरी पार्टी में मुस्कुराते हुए उछल कूद कर रहे थे, अब वो उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे मेहमान खाकर जा चुके थे। अभी परिवार के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार ही थे। साक्षी अपनी खुशी में खुश थी और घर वाले मेहमानों की आवभगत करने में व्यस्त थी। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि इस पार्टी में शामिल होने से पहले तो हनी बनी अपनी माँ के लिए खुश थे, लेकिन अब अपनी माँ की खुशी में खुश नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उदास सा चेहरे लिए दोनों अपने कमरे में लौट चुके थे। कमरे में आते ही बनी हनी से बोला, सच में हमारी माँ हमें भूल जाएगी। हनी खुद भी बच्ची थी। एक 8 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वह इसका सही जवाब दे सके। बच्चों के पास वही जवाब होता है जो उन्होंने बड़ों से सुना होता है। हनी ने बनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो आंटी कह रही थी ना कि माँ को बच्चे होंगे तो वो हमें प्यार नहीं करेगी, फिर वो अपने नए बच्चे को प्यार करेगी, तो फिर हमारी माँ कौन होगी। बनी भी तुरंत बोल पड़ा। इस बात पर हनी की गर्दन झुक गई। तुम्हें भी नहीं पता? बनी ने अपनी जुड़वा बहन से इस तरह सवाल पूछा मानो वो कितनी बड़ी और समझदार हो। हनी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। शायद हमारे पास कभी माँ नहीं रहेगी। साक्षी माँ भी तब तक ही हमारे पास है जब तक उनका अपना बच्चा नहीं आ जाता। दोनों भाई बहन अपने कमरे में बैठे बस यही भगवान से मांग रहे थे कि भगवान करे उसकी साक्षी माँ के पास कभी बच्चा ही ना आए और उनकी साक्षी माँ हमेशा सिर्फ उन्हीं से ही प्यार करती रहे। तभी घर में शिवम और नेहा
के दोनों बच्चे, विक्रम और पिंकी के दोनों बच्चे भी आ गए। अरे तुम लोग यहाँ हो, तुम लोगों ने खाना खाया? शिवम का बड़ा बेटा देव बोला। हनी और बनी दोनों ने एक साथ ना में गर्दन हिला दी। तब देव की बहन देविका आगे आते हुए बोली, क्यों, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? चलो मैं भी माँ से कहती हूँ कि तुमने तुम्हारे लिए खाना निकाले। इतना कहकर देविका झुकी और हनी का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी, लेकिन हनी नहीं उठा। उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, हमें खाना नहीं खाना और हमें तुम सबसे बात भी नहीं करनी। इतना कहकर हनी ने बनी का हाथ पकड़ा और दोनों भाई बहन अपने अपने बेड पर जाकर लेट गए। चारों बच्चों हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ? देव ने अपने तीनों भाई बहन से पूछा। तीनों ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमें क्या पता। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। हनी और बनी भी अपने अपने बिस्तर पर आ गए, लेकिन अब उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दोनों को साक्षी का प्यार चाहिए था, पर अब उनकी नज़र में वह प्यार कुछ दिनों का ही था। वैसे भी सौतेली माँ के बारे में किस्से कहानियों से लेकर असल जिंदगी तक न जाने कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। अभी सोचो, अभी दोनों के दिमाग में अपनी किताबों और कार्टून में देखी हुई वही सौतेली माँ थी, जो बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती और उन्हें परेशान करती रहती हैं। अपने दोनों बच्चे के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, इस बात से अनजान आरव और साक्षी इस समय अपने बेडरूम में थे। आरव के सीने पर सिर रखे साक्षी मुस्कुरा रही थी। आरव उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं, एक्चुअली कुछ मांगना है। इतना कहकर साक्षी थोड़ा सा घूमी और आरव के सीने पर अपना चेहरा टिकाकर उसकी तरफ देखने लगी। साक्षी के पूरे बाल बिखर गए थे। आरव अपनी उंगलियों से उसके बाल ठीक करते हुए बोला, बोलो, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? बेबी, मुझे एक प्यारा सा बेबी चाहिए। आरव उसकी बात को सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेबी, अभी तो तुम खुद बच्चों की तरह बिहेव करती हो। साक्षी उसकी बात पर चिढ़ गई और बोली, आप सच में कह रहे हो या मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम सीरियस हो? आरव ने उल्टा उसी से सवाल पूछ लिया। ऑफ कोर्स, हमारी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब एक बार जॉब लग गई तो फिर छुट्टी नहीं मिल पाएगी। उसने पहले मुझे हम दोनों को एक प्यारा सा बेबी चाहिए। आरव ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए था तो पहले बताना चाहिए था ना। इसका तुम्हारी पढ़ाई से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। मैं मान जाता, पहले भी कहती तो। साक्षी खुश होते हुए बोली, मतलब अब हम बेबी प्लान कर सकते हैं, राइट? आपका और मेरा एक छोटा सा क्यूट सा बेबी। आरव ने उसके दोनों गाल अपनी उंगलियों से खींचते हुए कहा, बिल्कुल एक साक्षी, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक क्यूट सी। आरव की बात सुनते ही साक्षी मुस्कुरा उठी और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी मासूम मुस्कान देखकर आरव ने उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, सो तुम्हें पता है ना बेबी का प्रोसेस? मिस्टर कपूर, साक्षी ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा। आरव ने उसे अपने आगोश में भर लिया और दोनों अपनी ही दुनिया में खो गए। आरव और साक्षी दोनों इस बात से अनजान थे कि इस वक्त बच्चों के मन में क्या चल रहा है। अगली सुबह नया दिन निकल आया था, लेकिन बच्चों के मन में पिछली रात की सारी बातें अभी भी ताज़ा थीं। आज भी वे अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। रविवार का दिन था, इसीलिए उन्हें स्कूल भी नहीं जाना था। नेहा सभी बच्चों को नाश्ता के लिए बुलाने आई थी। सभी बच्चे उठकर तैयार हो चुके थे और इस वक्त नेहा के साथ बाहर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हनी और बनी अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे। हनी, बनी, क्या हुआ? तुम दोनों अब तक उठे नहीं? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। दोनों ने नेहा की तरफ देखा। देव और देविका दोनों अपनी माँ की तरफ देखकर लिपट कर खड़े हुए थे। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप लोग हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा।